बीजेपी के सांसद वरुण गांधी की, जो कि बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं ऐसा लगता है। अमेरिका के हथियार डीलर एडमंड्स एलन ने वरुण गांधी पर हथियारों से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं लीक करने का आरोप लगाया है। एलन के मुताबिक हथियार डीलर अभिषेक वर्मा ने पहले वरुण गांधी को हनी ट्रैप किया और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया। क्या बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने देश की संवेदनशील सूचना लीक की? क्या वरुण गांधी ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है? क्या वरुण गांधी ब्लैकमेलिंग का शिकार बने हैं? सवाल कई हैं, जिनके जवाब फिलहाल धुंधले से हैं, क्योंकि सब कुछ आरोपों के आवरण से ढका है। मामला विस्तार से कुछ यूं है। आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा के खिलाफ चल रही जांच में विसल ब्लोअर की भूमिका निभाने वाले एडमंड्स एलन ने हैरान कर देने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि वरुण गांधी को आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा ने हनी ट्रैप में फंसाया। 16 सितंबर 2016 को एलन ने पीएमओ को चिट्ठी लिखकर बताया कि वर्मा ने वरुण को ब्लैकमेल किया है। एलन ने एक सीडी और कई दर्जन फोटो भी पीएमओ को भेजे हैं। एलन का दावा है कि वर्मा ने वरुण गांधी को ब्लैकमेल किया और वरुण गांधी ने समझौता किया। इस मामले पर वरुण गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि एलन के आरोप निराधार हैं। उन पर किसी ने दबाव नहीं बनाया और उन्होंने हथियारों से जुड़ी कोई संवेदनशील सूचना लीक नहीं की। मैं पहले डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी का सदस्य था। एलन की चिट्ठी का पीएमओ ने जवाब नहीं दिया है। एलन पहले वर्मा के एजेंट थे और उन्होंने 2012 में भारतीय अधिकारियों से सैकड़ों दस्तावेज शेयर किए थे, जिसके बाद हथियार डीलरों के खिलाफ केस दर्ज किए गए, जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी केस थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण भी कूद पड़े और उन्होंने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भूषण का कहना है कि सरकार ने सब कुछ जानने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया। Now this letter is of 30th May 2014, soon after the Modi government has come. Such serious things which are mentioned about this gentleman who has 3 charge sheets pending against him by the CBI for leaking our defense secrets, etc. But it appears that no fresh FIR is registered on the basis of all these revelations which have come. वरुण गांधी पर ये आरोप उस समय के हैं जब वो डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य थे। मामले का सच जो भी हो, लेकिन फिलहाल वरुण गांधी और बीजेपी मुश्किल में है। आज तक ब्यूरो। वरिष्ठ वकील और स्वराज पार्टी से जुड़े प्रशांत भूषण हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। प्रशांत भूषण जी, एडमंड्स एलन ने नाम लिया है वरुण गांधी का, पर आपने सवाल उठाए हैं नरेंद्र मोदी सरकार पर, क्यों? बिल्कुल सही है। बिल्कुल यही होता रहा है, क्योंकि जो बिचौलिए होते हैं वो वही बाय एंड लार्ज वही रहते हैं और वही बिचौलिए एक सरकार जब पावर में होती है उसके लिए काम करते हैं, जब दूसरी पार्टी की सरकार आ जाती है तो उसके लिए भी वही लोग काम करते हैं। कई बार ये देखा गया है और इसमें भी ऐसा ही समझ में आ रहा है, क्योंकि अभिषेक वर्मा बिचौलिया था थैलीज स्कॉर्पियन सबमरीन के डील में। मनोहर पारिकर खुद कहते हैं कि उसमें दलाली दी गई। दलाली देना हिंदुस्तान के जो अभी रूल्स हैं उसके हिसाब से अपराध है और उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए था, लेकिन ब्लैकलिस्ट करने के बजाय उसी कंपनी से उससे 3 गुनी बड़ी डील कर ली जाती है राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर नई सरकार के द्वारा। तो इससे क्या मतलब निकलता है? जी, बट प्रशांत भूषण जी का आपका ये कहना है कि सरकार उन लोगों पर सही ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है जिनके खिलाफ रक्षा से जुड़े दस्तावेजों को लीक करने के आरोप लगे हैं? नहीं, बिल्कुल यही होता है। मतलब शोर मचाया जाता है, उससे राजनीतिक लाभ लिया जाता है, इसका ढिंडोरा पीटा जाता है कि भाई हम नेशनल सिक्योरिटी के सबसे बड़े रक्षक हैं। लेकिन जैसे इसमें देखा गया कि नेशनल सिक्योरिटी पूरी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। 18,000 करोड़ की सबमरीन को आपने बिल्कुल बेकार कर दिया, क्योंकि उसके सारे डिटेल्स और स्पेसिफिकेशंस लीक हो जाते हैं और जो लोग उसको लीक करते हैं और जो लोग इस तरह के डिफेंस सीक्रेट्स लीक कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है, जबकि आपके पास पूरा एविडेंस आ जाता है उसके बारे में। जी,
वैसे वरुण गांधी ने भी आज तक से बात की है और उन्होंने साफ कहा है कि ये सारे चार्जेस जो हैं वो गलत हैं और वो अब मानहानि का मुकदमा करेंगे एडमंड्स एलन के ऊपर भी और बाकी लोगों पर भी जो उन पर ये आरोप लगा रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव से कुछ ही महीने पहले। वहां कांग्रेस की दिग्गज नेता रीता बहुगुणा जोशी ने आज बीजेपी का दामन आखिर थाम लिया। दिल्ली में अमित शाह ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर रीता बहुगुणा जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए गए राहुल गांधी के बयान की कड़ी आलोचना। मैं अरुण जी से आग्रह करता हूं कि आप करीब 3 दशक तक कांग्रेस से जुड़े रहने के बाद यूपी की दिग्गज नेता रीता बहुगुणा जोशी ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। अध्यक्ष अमित शाह ने शानो शौकत से उनका स्वागत किया और रीता बहुगुणा जोशी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर मोदी की तारीफ के साथ ही कांग्रेस उपाध्यक्ष के शब्दों की कड़ी निंदा भी की। धन्यवाद। देखिए, आतंकवाद से जो भारत की सरकार और भारत संघर्ष कर रहा है उसमें एक बहुत ही सराहनीय कदम मोदी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने और हमारी सरकार ने लिया। खून की दलाली, जब इस तरह की बातें आई तो इससे पूरा देश क्षुब्ध हुआ और मैं भी बहुत ही मुझे भी तकलीफ और दुख हुआ कि जब उन्हीं के राष्ट्रीय पार्टी, सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के बाद कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई और प्रमाण मांग रही है और संदेह उत्पन्न कर रही है, तो फिर पूरे विश्व में जो हमारी साख है, जो हमारी बात है, वो कमजोर पड़ी। अब भाजपा नहीं चलेगी और भाजपा तो कतई नहीं चलेगी। सालों तक रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी को कोसती रही। बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने से लेकर तरह तरह के आरोप भी लगाए। ऐसे में सवाल ये भी उठा, आप हमेशा जो है बीजेपी पे आरोप लगाती रही हैं, अब कैसे बीजेपी का वर्कर जो है वो आपको एक्सेप्ट करेगा? देखिए, परिस्थितियों से राजनीति गाइड होती है, तो एक लोकतंत्र में जन भावना सब सर्वोपरि होती है। आज उत्तर प्रदेश की जन भावना ये है कि उन्हें बसपा और सपा से मुक्ति चाहिए, तो जो विकल्प दे सकता है भारतीय जनता पार्टी, वो विकल्प में हमारे जैसे लोगों को सहयोग देना पड़ेगा। यूपी में कांग्रेस के लिए दशकों काम करने के बाद शीला दीक्षित की पैराशूट लैंडिंग से रीता बहुगुणा जोशी नाराज थी। इसीलिए समर्थकों सहित बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी ने कांग्रेस के पाले से कोई दिग्गज नेता नहीं लिया। इनके भाई के उत्तराखंड में बीजेपी के जाने से उत्तराखंड को कोई फर्क नहीं पड़ा है कांग्रेस में, तो यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस जो भी कहे, लेकिन जब से बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से तमाम पार्टियों के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब तक कांग्रेस की पूर्व मंत्री कृष्णा तीरथ, कांग्रेस के चौधरी बीरेंद्र सिंह, असम में कांग्रेस के बड़े नेता हेमंत बिस्व शर्मा, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वफादार गिरधर गमांग, बीएसपी के ब्राह्मण चेहरा रहे ब्रजेश पाठक, बीएसपी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, बीएसपी के फाउंडर मेंबर जुगल किशोर, आपकी शाजिया इल्मी जैसे बड़े चेहरों सहित तमाम नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इशारा साफ है कि बीजेपी से बड़ा विकल्प अभी कोई पार्टी नहीं है। कुमार विक्रांत के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। जेएनयू छात्र संघ के घेराव के चलते एडमिन ऑफिस में कैद जेएनयू के वाइस चांसलर अधिकारी 24 घंटे के बाद आखिरकार रिहा हो गए हैं। छात्र संघ ने ऐलान किया है कि शुक्रवार को अब वो गृह मंत्री का घेराव करेंगे। वहीं मारपीट के बाद 6 दिन पहले लापता हुए जेएनयू छात्र नजीब अहमद का अब तक कोई पता नहीं लगा है। कई दिनों से लापता छात्र नजीब अहमद को लेकर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तनाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि वाइस चांसलर जगदीश कुमार और जेएनयू के रजिस्ट्रार 24 घंटे तक बंधक बने रहने के बाद छोड़ दिए गए। उनके साथ 8 और अधिकारी एडमिन बिल्डिंग से बाहर निकल पाए। फिलहाल जेएनयू छात्र संघ ने वीसी का घेराव बंद कर दिया है। नजीब को ढूंढने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आसपास की सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, लेकिन पुलिस जो है वो जेएनयू कैंपस के अंदर नहीं पहुंची है। उनका कहना है कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे कहा है कि वो खुद अपने लेवल पर नजीब को ढूंढ रही है, इसी वजह से पुलिस अंदर नहीं गई। वीसी ने यह भी कहा कि उन्हें बिल्डिंग के अंदर अवैध तरीके से रात भर बंधक बनाकर रखा गया और उन्हें खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं लाने दिया गया। उन्होंने जेएनयू एसयू के इस दावे को गलत बताया कि बिल्डिंग के अंदर खाना और दवाइयां पहुंचाई गई थी। इस बीच जेएनयू छात्रों ने कहा है कि नजीब अहमद अभी तक लापता है।
छात्रों ने ऐलान किया है कि शुक्रवार को वो गृह मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। जिन एबीवीपी छात्रों पर नजीब के साथ झगड़े का आरोप है, उनकी बात भी सुनी। वो उसी दिन सारा मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है। वार्डेंस कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है कि हाँ इसे 21 तक हॉस्टल इवेक्ट करवा देना है। और कोई कनेक्शन नहीं है, बस उन लोग बस पॉलिटिसाइज कर रहे हैं मैटर को बढ़ाना चाह रहे हैं। उधर लापता छात्र नजीब का परिवार भी दिल्ली पहुंच गया है। नजीब की मां का कहना है कि जेएनयू प्रशासन इस मामले में कोई मदद नहीं कर रहा। कोई आश्वासन नहीं दिए, वो कह रहे हैं वो हो रहा है, जो हो रहा है वो सब हो रहा है। कोई प्रशासन ने रिपोर्ट करने के लिए हमसे नहीं कहा है, ना ही करिए अब तक। जेएनयू में चल रहे तनाव पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी अपनी राय जाहिर की है। रिजिजू ने कहा कि कुछ लोग पढ़ाई के बजाय राजनीति में जुटे। कुछ वहाँ के स्टूडेंट्स के नाम पे जो लोग ऐसे कार्रवाई करते रहते हैं, जिससे जेएनयू का भी बदनाम होता है और पूरा छात्र संघ को भी बदनाम होता है। हालांकि इस मामले की शिकायत दिल्ली पुलिस से नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर शिकायत मिली तो कार्रवाई होगी। रिटर्न कंप्लेंट या कोई आपको ऐसा एसएमएस आया है या कोई कम्युनिकेशन हुआ है जिसके थ्रू ये बताएं कि ये लोग इलीगली कन्फाइन है, इस तरह की कोई बात दिल्ली पुलिस के सामने आई? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं आई है। 6 दिन खबर अब बिहार से, जहां गया में आदित्य सचदेव हत्याकांड का आरोपी रॉकी यादव जमानत पर रिहा हो गया है। इससे आदित्य सचदेव के परिवार में भारी गुस्सा और हताशा है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि सरकार कोर्ट में सबूत पेश करने में नाकाम रही, इसीलिए रॉकी जमानत पर बाहर आ पाया। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, अभी तक आदित्य सचदेवा की सनसनीखेज हत्या की घटना बासी नहीं पड़ी। उसके परिजनों का दुख ताजा है और हाईकोर्ट ने उस जख्म को हरा कर दिया है। आदित्य सचदेवा की मौत का आरोपी रॉकी यादव जमानत पर रिहा हो चुका है। उसकी जमानत की खबर आदित्य की मां को जला रही है। एक अपराधी को, मर्डर को किस बिना पे दी गई है, बस वो बता दे हमें एक बार। ऐसे सरेआम किसी का मार दे और उसको बेल मिल जाती है हाई कोर्ट से। हमारा गया कोर्ट से नहीं मिली उसको बेल। चांद सचदेवा ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई नेता उनके दरवाजे पर नहीं फटकेगा। जब तक उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। अदालत की चौखट से हताश लौटने के बाद आदित्य के घर वालों का मन टूट गया है। अब ऊंची अदालतों का सहारा नहीं लेना, लेकिन दिल से निकली आह बड़ी भयंकर है। ये हमारी तरफ से एक मैसेज है बिहार के पूरे नेताओं का या कहीं के भी नेताओं का कि हम अरे घर में कोई भी नेता पैर नहीं रखेगा इस, क्योंकि जब तक मेरे बेटे को इंसाफ नहीं हो, मेरे घर में कोई ना आए, हम उन लोगों के आगे गिड़गिड़ा नहीं सकते और ना कुछ बोल सकते हैं। बीजेपी का कहना है कि सरकार की ओर से सबूत पेश करने में कोई कमी रही होगी, इसीलिए रॉकी यादव को जमानत मिली। इसी साल मई में आदित्य सचदेवा अपने दोस्तों के साथ कार से वापस लौट रहा था जब गया शहर में कार को साइड नहीं मिलने से बौखलाए रॉकी यादव ने आदित्य को गोली मार दी थी। इस हत्याकांड की खबर कई दिनों तक मीडिया में छाई रही थी और काफी दबाव के बाद रॉकी यादव, उसकी मां और पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सचदेवा परिवार ने बहुत पहले ही इस बात की आशंका जता दी थी कि अपने रसूख का फायदा उठाते हुए रॉकी यादव बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएगा, और शायद हुआ भी यही। बिमलेंदु और पंकज के साथ रोहित सिंह, गया आज तक। आप देख रहे हैं इंडिया 360। फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मुकेश भट्ट ने आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जिसमें राजनाथ ने उन्हें करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल की सुरक्षित रिलीज के साथ ही शानदार दिवाली का भरोसा भी दिलाया। ये फिल्म 28 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। पाकिस्तानी कलाकार के चलते फिल्म पर अभी संकट मंडरा रहा है। मैंने आके राजनाथ सिंह जी को हमारी मुलाकात हुई। हमारे होम मिनिस्टर जी ने इतना अश्योरेंस दिया हमें, इतने कॉन्फिडेंस के साथ अच्छी तरह से हमें एक हौसला दिया कि भाई आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट आपके साथ है, गवर्नमेंट आपको पूरी सपोर्ट देगी। मैं हर एक स्टेट के मुख्यमंत्री को कन्वे करूँगा कि आपके हर एक मल्टीप्लेक्स में सिंगल स्क्रीन थिएटर में पूरी प्रोटेक्शन दी जाए। और मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा त्यौहार है दिवाली, मैं लोगों का दिवाली खराब होने नहीं दूंगा।